गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा लास्ट लेक्चर थोड़ा लंबा गया था। मजबूरी ये थी क्योंकि हम लोग आधा घंटे का लेक्चर ही बनाने हैं, लेकिन वो लंबा इसलिए गया क्योंकि उसमें कुछ हम छोड़ नहीं सकते थे बीच में, इसलिए हमें उसको थोड़ा कंप्लीट करना ही था। आइए मिलते हैं। तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसके बारे में हमने सीखा। क्या क्या सीखा उसमें कि हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब ट्रांजिशन होता है कहाँ से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और जितना एनर्जी रिलीज करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, अलग वेवलेंथ मिलेगा। अलग अलग ट्रांजिशन का अलग अलग एनर्जी, अलग अलग वेवलेंथ, और वो किस फॉर्म में मिलेगा, एक लाइन के फॉर्म में मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है आपको किसका एग्जाम्पल है, लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, लाइन मिलता है। और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको यानी लाइन स्पेक्ट्रम के लिए हमें क्या चाहिए, एटॉमिक फॉर्म में चाहिए होता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में। ओके, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी। तो कहीं पर अगर ये बात पूछ रहा हो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। ओके, आइए। तो अब ये होता कैसे है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाई एनर्जी स्टेट में भागता है, और फिर वहाँ पे वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रुकता है, और देन वो क्या होता है, वापस आता है। अब वापस आने के क्रम में वो कहाँ पे आता है, जंप मारता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है पहला सेल में जंप किया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ मिलेगा। अगर सेकेंड में किया तो उस हिसाब से एनर्जी मिलेगी और उस हिसाब से वेवलेंथ मिलेगा। तो पहला सेल में अगर कहीं से भी जंप किया, तब उस तरफ में जो हमें सीरीज डेवलप हुई थी, तो सीरीज का क्या नाम था, लाइमन सीरीज मिला था। सेकेंड का बामर, थर्ड का पाशन, फोर्थ में जब मारेगा तो ब्रैकेन, एंड द लास्ट वन था फंड सीरीज। और उसके बाद भी एक है हम्फ्री सीरीज, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि ये सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग क्या करना होगा, लेकिन उसकी कंडीशन आपको बता दिए थे कि अगर पूछेगा तो आप इसका मतलब ये ऐसे निकल जाएगा। ओके, चलिए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि पहली लाइन अगर हमें निकालनी होगी लाइमन सीरीज की तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड लाइन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, मिनिमम वेवलेंथ, लिमिटिंग लाइन, सब के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किया था। अब उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आज के बाद से जब भी प्रॉब्लम की बात आएगी, जब क्वेश्चन बनाने की, तो मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन लिखने बनाने के लिए, और बनाने के बोलूँगा तो उसमें 2 सेकंड का मैं गैप दूंगा, ठीक है। आपको 2 सेकंड में फिर आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके और खुद क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं, एंड देन फिर अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो देखना कि कैसे हमने सॉल्व किया है। ओके, चलिए मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, पढ़िए क्या कर रहा है। एक बात और देखो, ये चीज़ जो है लाइमन सीरीज बामर सीरीज अगर पूछ रहा है तो फिर तो आपको यहीं आना पड़ेगा, इस चीज़ जो हम लोग सीखे उसमें। लेकिन अगर सीधे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात कर रहा है, तब फिर आप वही मेथड यूज़ करोगे जो हम लोग वो निकाले थे। क्या कर रहे थे, एक अलग अलग एनर्जी लेवल का आपको क्या करते थे, एनर्जी का वैल्यू निकालते थे, फिर डिफरेंस निकालते थे, और उस डिफरेंस में अगर पॉजिटिव आता था तो हम बोलते थे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और नेगेटिव आता था तो रिलीज हो रही है। और उस नेगेटिव साइंस को हम लोग नहीं लेते थे, सिर्फ क्या करते थे, उसका मैग्नीट्यूड लेते थे। तो उससे भी आप बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन फ़र्क ये है कि खाली यहाँ पे जब फिर ये पूछेगा कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, तब फिर आपको यहीं पे आना पड़ेगा जो हम लोगों ने इसमें सीखा है। ओके, सिर्फ अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात करेगा तो फिर आप उस मेथड से भी बना सकते हो और इस मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड बामर सीरीज। ट्राई करो। कर लिए, हो गए। आइए, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है दोनों सीरीज, लाइमन सीरीज का और बामन सीरीज का, और उसका रेशियो पूछा गया है। तो पहले हमें उसका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो फॉर लाइमन सीरीज की हम बात करें अगर, तो लेमडा मैक्स कब मिलेगा,
लेमडा मैक्स के लिए कंडीशन क्या होगी, क्योंकि पहली बात तो लाइमन सीरीज है तो इसके लिए n1 का वैल्यू तो 1 होगा और लाइमन सीरीज n1 का वैल्यू यानी क्योंकि फर्स्ट सेल में ही जंप करना होगा, ये कंफर्म है। रही बात अब n2 की, तो n2 का वैल्यू हम कितना लें, क्योंकि हमें यहाँ पर ये मैक्सिमम चाहिए ये, तो हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है SC अपॉन लेमडा। अब ये वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ की एनर्जी कम क्या हो, कम रिलीज हो, तो कम रिलीज कहाँ से होगी, पास से जब मारेगा तब, क्योंकि उससे ज़्यादा ऊंचा से मारेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो पास से जब मारेगा तो पास कितना जब पास से मार सकता है, लाइमन सीरीज में मैक्सिमम कितना पास हो सकता है, तो फर्स्ट सेल के बाद कौन आएगा, सेकेंड सेल आएगा, यानी यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब रीडबर्ग फार्मूला लगा दो, 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या था RH 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर और z स्क्वायर। देखो z का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, देखा है दिया है क्या, आप चाहो तो z लेके चलो, या अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। हमने याद रखना अगर उसको कुछ चेंज करना होगा जेड का, क्योंकि आपको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी ये लागू होगा, तो हम वहाँ पे वैल्यू ऑफ चीज़ लिख देगा। जबकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 ले सकते हो, या फिर सिंपल चूंकि रेशियो है तो यहाँ पे जेड सिंपली कट भी जाएगा। तो आप क्या करो, निकालो इसको, तो 1 बाई लेमडा लाइमन सीरीज बराबर RH 1 बाई 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और इसको जेड को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, लेमडा एल बराबर, देखो तो कितना हो गया 1 2 दूना 4 3, क्या हो जाएगा 4 बाई 3 RH। तो ये हो गया लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ। अब जैसा इसमें निकाले हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, फिर बामर में भी करेंगे, फॉर बामर सीरीज। बोलो इसके लिए n1 का वैल्यू, हाँ बोलो कितना 2, और n2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए। तो 2 के नज़दीक में सबसे कौन होगा, थर्ड सेल होगा, लगा लो 1 बाई लेमडा इक्वल टू RH 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 3 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो तो कितना आया RH 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो नीचे में हो गया 36 और 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 जेड स्क्वायर। तो लेमडा बी मैक्सिमम कितना हो गया 36 बाई 5 RH जेड स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर भी जेड स्क्वायर होगा। चलिए अब इसका दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो क्या हो जाएगा, बोलो पहले किसका है, लाइमन ऊपर में है तो लाइमन का वैल्यू यहाँ है, देखो तो 4 बाई 3 RH जेड स्क्वायर इनटू ये है किसका, बामर का, कितना देखो 36 बाई, तो वो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5 RH जेड स्क्वायर होगा। तो देखो तो क्या क्या कट गया, ये हो गया कट, ये हो गया 9 टाइम्स, तो बचा क्या, अब ऊपर में बच गया है 5 और नीचे में बच गया है 9 इंटू 3, कितना हो गया 27, और ये हो गया आपका आंसर 5/27। ये रेशियो आएगा मैक्सिमम वेवलेंथ का, किसमें, लाइमन सीरीज और बामर सीरीज में। हमें लगता है अपने सबको आ गया होगा आंसर। चलो जल्दी से नोट कर लो जिनका नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, तुम ट्राई करो। चलो कर लिया हो गया, चलो देखो मिलाओ।
कह रहा है कि वेवलेंथ फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इज 92 nm। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर हीलियम आयन फॉर सेम ट्रांजिशन। यानी आपको यहाँ पे जो वेवलेंथ का एक वैल्यू दिया गया है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, उसमें ट्रांजिशन कहाँ से हुआ वो मालूम नहीं है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया बताइए वेवलेंथ ऑफ हीलियम आयन फिर सेम ट्रांजिशन, तो कैसे करोगे? तो हम लोग जानते हैं कैसे, 1 बाई लेमडा रीडबर्ग फार्मूला बराबर RH 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, और Z का वैल्यू Z लिख देते हैं यहाँ पे Z स्क्वायर। ठीक है, तो पहला फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करो। फॉर हाइड्रोजन एटम 1 बाई लेमडा, देखो लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 92 इन RH। N1 का वैल्यू नहीं मालूम, N2 का वैल्यू नहीं मालूम, Z का वैल्यू मालूम। ये किसके लिए हो गया? हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। इसी तरीके से फॉर हीलियम आयन बोलो, फिर 1 बाई लेमडा, हीलियम आयन के लिए लेमडा क्या होगा हमें नहीं मालूम, तो हमें यही निकालना ही है, बराबर RH 1 बाई N1 स्क्वायर। हमें यहाँ पर N1 डैश क्यों नहीं लिया? N1 क्यों लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है ट्रांजिशन क्या है, सेम है, यानी जो वैल्यू यहाँ पर N1 का होगा वहाँ पर भी वही होगा, जो वैल्यू यहाँ पर N2 का होगा वहाँ पर भी वही होगा। इसलिए हमें क्या रखना होगा, सेम वैल्यू यहाँ पे रखने होंगे। लेकिन Z का वैल्यू तो अब चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कौन है, हीलियम आइटम है। हीलियम आइटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो अब ये हो गया कि क्वेश्चन सेकेंड, हमें उस लेमडा का वैल्यू निकालना है और इस वैल्यू को कट भी करना है। तो क्या करें, सिंपल तरीका है, दोनों का रेशियो कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई 92 इंटू 1 बाई लेमडा, और ये लेमडा कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, बराबर इधर चलो। अब क्या है देखो, RH 1 बाई N1 स्क्वायर 1 बाई N2 स्क्वायर 1 बाई इंटू 1 स्क्वायर, वो हो गया ये वैल्यू। अब वो वैल्यू रखो नीचे, RH 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो देखो तो क्या क्या कटा, ये पूरा वैल्यू कट गया, क्या बच गया उधर, इधर हो गया लेमडा बाई 92, है ना, देखो लेमडा बाई 92, और इधर 1 बाई 4। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 92 बाई 4, कितना हो गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12 नैनोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आया होगा सबका? चलो जल्दी, जिनका नहीं आया नोट कर लो, कैसे किया समझ में आ रहा है धीरे धीरे, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, पहले ट्राई करो आप लोग। चलो कर लिए होगे, चलो अब हम देखते हैं, मिलाओ आप लोग। कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बामा सीरीज इज 656 नैनोमीटर। तो आपसे पूछा गया है वेवलेंथ बताइए सेकेंड लाइन का और लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज, तो यानी ये पूरा केस बामर सीरीज का ही है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो पहला बात आपको जो वेवलेंथ दिया है फर्स्ट लाइन का वो कितना है, 656 नैनोमीटर। ओके, लेकिन ये जो है फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन आया कहाँ से होगा, कब आया होगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप मारा होगा, N1 का वैल्यू बामर है देखो, तो क्या हो जाएगा 2, और N2 का वैल्यू पहली लाइन कहाँ से आएगी, पास वाले से, पास क्या हो सकता है 3। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया, ये जो 656 नैनोमीटर नजर आ रहा है वो इस कंडीशन से आया था जब इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से सेकेंड सेल में जंप मारा था। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि बताइए वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन और लिमिटिंग लाइन,
सेकेंड लाइन के लिए ये हो गया फॉर फर्स्ट लाइन। बात करते हैं सेकेंड लाइन। बताओ ये वेवलेंथ आपको निकालना है और बोल रहा है सेकेंड लाइन, इसके लिए n1 का वैल्यू तो क्या होगा 2 ही होगा क्योंकि सीरीज कौन सा है बामर है। लेकिन n2 का वैल्यू क्या होगा बोलो। हाँ कितना हो जाएगा सेकेंड लाइन तो 2 और 2 + 2 4। ठीक है। अब तीसरा एक और पूछा है उसको हम लिमिटिंग लिख ही देते हैं। लिमिटिंग लाइन देखो वही चीज सब जो हम लोग कल पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, अब वो सब क्वेश्चन के तौर पे कैसे आ रहा है देखो, ये भी पूछा गया है। तो लिमिटिंग लाइन के लिए भी n1 का वैल्यू क्या होगा, ये तो 2 होगा, लेकिन n2 का वैल्यू, हाँ मैक्सिमम लिमिट n2 का क्या हो सकता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। हो गया। अब हम एक करके दिखा देते हैं, बाकी तुम कर लेना। करो, क्या करोगे देखो, तो लगाओ रीड वर्क फार्मूला 1/λ = RH 1/n1² माइनस 1/n2² Z²। ओके। आइए तो यहाँ पे जो है पहला केस में हम लोग फर्स्ट लाइन की बात करें तो लेमडा का वैल्यू कितना दिया है 656 बराबर, ये वैल्यू कैसे आया था जब n1 का वैल्यू हमने लिया था 2 और n2 का वैल्यू लिया था 3 का स्क्वायर और Z²। ओके, ये हो गया पहला। उसके बाद सेकेंड लाइन की बात करो, यही वेवलेंथ हमको निकालना है, बराबर RH 1/n1, तो यही 2 ही रहेगा क्योंकि सीरीज सेम है, बट n2 का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि लाइन कौन सा है सेकेंड लाइन, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर Z²। अब इन दोनों का क्या करोगे, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करोगे, आपको ये लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। कर लोगे। और इसी तरीके से फिर लिमिटिंग लाइन के लिए भी यहाँ पर क्या करोगे 1/λ, यहाँ पर 2 का रखोगे, यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे, और फिर देन इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3 कर लोगे, आपको उसका फिर बिल निकल जाएगा। कर लोगे। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, चलो नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि आप पहले ट्राई करो। कर लिए। चलो देखो कैसे बनाओगे। ये कह रहा है कि इन अ बोर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन ऑफ फ्रॉम द रेड एंड corresponds to which one of the following inner orbit jump of the electron for Bohr orbit in an atom of hydrogen। कैसे बनाओगे। एक चीज तो यहां मालूम हो गया है हमें कि यहां पे कह रहा है कहां गया थर्ड लाइन, लेकिन ये किसका थर्ड लाइन पूछ रहा है। थर्ड लाइन वाला कंडीशन देखो तो कहां कहां नजर आ रहा है। थर्ड लाइन के लिए क्या कंडीशन है कि 3 का गैप आना चाहिए, यहां से 3 से 2 जा रहा है तो यहाँ पर तो एक ही लाइन जनरेट होगा। यहाँ देखो 5 से 2 जा रहा है, यहाँ पे 3 लाइन जनरेट होगा, और यहाँ पे भी 4 से 1 जा रहा है, यहाँ पे भी 3 लाइन जनरेट होगा। लेकिन यहाँ 2 से 5 जा रहा है, यहाँ पे जनरेट होगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, हमें लाइन कहाँ ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट गया। अब इन दोनों में हमें चूज करना है कि हमारा कौन होगा। थर्ड लाइन तो मालूम है, और थर्ड लाइन दोनों में जनरेट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थर्ड लाइन कौन सा, तो क्वेश्चन में कैसे पकड़ोगे। इसमें एक लाइन एक पॉइंट दिया हुआ है, देखो ये है रेड इंड, कहाँ से जंप हो रहा है, थर्ड लाइन कहाँ से मिल रहा है रेड इंड से मिल रहा है। रेड इंड का मतलब क्या बात कर रहा है वो, तो वो बात कर रहा है विजिबल रेंज का। किसकी बात कर रहा है विजिबल रेंज का। तो विजिबल रेंज किसके लिए होता है, विजिबल रेंज ये जो है ये किसके लिए होता है, ये आपको कहाँ मिला था बामर सीरीज में। बामर सीरीज जो है लाई कहाँ करता है विजिबल रेंज में। विजिबल रेंज का मतलब जो आपको दिखता है, तो आपको कौन सा विबग्योर यानी रेड कलर आता है। यानी ये जो बात कर रहा है ये थर्ड लाइन किसका
बामर सीरीज की बात कर रहा है, तो बामर सीरीज के लिए जंप कहाँ करना चाहिए, सेकेंड सेल में, और थर्ड लाइन तो कहाँ से, फिफ्थ से सेकेंड, तो आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर रेड इंड वगैरह नहीं लिखता, सीधे सिंपल थर्ड लाइन लिखता तो हम ये भी मार सकते थे, ये भी मार सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या बोला है, ये रेड इंड बोला है। रेड इंड का मतलब जो आपको दिखता है, तो दिखता कौन सा है, विजिबल रीजन दिखता है, तो विजिबल रीजन आपको कहाँ मिलता है, बामर सीरीज में मिलता है ना। चलो नोट कर लो जल्दी से, बनाए होगे सबने, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिए, चलो देखो, कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम आयन। देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रम किसका आ रहा है, हीलियम आयन का आ रहा है। व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल्स, ऑब्वियसली जिसका सम कितना है 4 है और डिफरेंस कितना है 2 है, यानी दो के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, ये है N1 और ये है N2। तो कह रहा है ट्रांजिशन तो ऊपर से नीचे होगा, तो कह रहा है कि दोनों का सम, मतलब हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए, N1 और N2 का वैल्यू चाहिए। अगर वो मालूम हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जेड का वैल्यू भी मालूम है, चूंकि वहाँ देखो देखो दिख रहा है हीलियम आयन दिया हुआ है, तो हमें N1 और N2 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर N1 और N2 का वैल्यू दिया नहीं है, उसने क्या बोला कि ट्रांजिशन हुआ है दो सेल के लेवल के बीच में, 2 लेवल्स, तब दोनों का सम का वैल्यू यानी N1 प्लस N2 का वैल्यू कितना है 4 है, ये हो गया इक्वेशन 1। और डिफरेंस कितना है 2 है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखने वाली बात है, ये जो है कैसा है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ से यहाँ गया होगा, इधर से इधर जाएगा, ये वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगा, तो कम में से ज़्यादा घटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है। इसका मतलब N2 माइनस N1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, N2 माइनस N1 होगा, इसका वैल्यू कितना है 2 है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से। देखो तो सिंपली नजर आ रहा है, जोड़ दो दोनों को, N1 से N1 कट गया, क्या बच गया इधर 2N2 बराबर 6, तो N2 का वैल्यू कितना आ गया 3 एंड N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, N2 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। देख लो करके, कहीं पर भी रख लो या फिर यहाँ रखो N2 की जगह, तो इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 आएगा। N1 का वैल्यू 1 आ गया, N2 का वैल्यू 3 आ गया। अब निकाल लो, लगाओ रीड वर्क फार्मूला, 1 बाई लेमडा इक्वल टू RH 1 बाई N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर और Z स्क्वायर RH। N1 का वैल्यू यहाँ पे 1 और N2 का वैल्यू 3 और Z का वैल्यू 2। तो देखो तो क्या आ गया 1 बाई लेमडा इक्वल टू RH। यहाँ कितना हो गया 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बाई 9, 8 इंटू 4 कितना हो गया, ऊपर में हो गया 32 अब बाई 9। तो इस तरह से लेमडा बराबर कितना हो गया, देखो तो 9 बाई 32 RH, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? चलो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे है, उसको ट्राई करो आप लोग। कर लिए होगे? चलो देखो, कह रहा है ए सीरीज ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लाइज एट वेवलेंथ 656.46, 482.7, 434.17,
410.29 नैनोमीटर। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ नेक्स्ट लाइन इन दिस सीरीज, यानी अगला लाइन, ये जो है हम लोग जानते हैं पर्टिकुलर लाइन का अलग वेवलेंथ मिलता है, तो ये आपको लाइन मिल रहा है, तो पूछ रहा है कि अगला क्या होगा, अगले लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब गौर करने वाली बात ये कि ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो वेवलेंथ आया है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये बात मालूम होना चाहिए। यानी ट्रांजिशन तो हुआ होगा, लेकिन कौन सा, लाइमन, बामर, पास्चन। तो गौर करो तो इसकी वैल्यू जो है हमने बताया था, जब बामर सीरीज बताए थे तो उसमें विजिबल रीजन बताया था। बामर सीरीज का कहाँ वेवलेंथ कहाँ लाई करता है, विजिबल रीजन में, और विजिबल रीजन का रेंज क्या था, 400 nm से 700 nm, यही था ना, 400 to 700 नैनोमीटर। गौर करो, देखो 400 और 700 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब गिवन सीरीज जो है, ये तो हमें मालूम हो गया पहला पॉइंट, गिवन सीरीज क्या है, बामर सीरीज है, ये क्या है, बामर सीरीज है। और हम लोग जानते हैं कि विजिबल रेंज क्या होता है, 400 to 700 नैनोमीटर, और यही अगर एंगस्ट्रम में बोलेगा तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रम। ओके, ये है विजिबल रीजन। अब आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेवलेंथ नजर आ रहा है, ये वेवलेंथ कहाँ से मिला होगा वो हम निकाल ले, तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब कहाँ से, जब ट्रांजिशन हुआ होगा, बामर सीरीज है तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो गया, फॉर बामर सीरीज N1 का वैल्यू तो 2 होगा, लेकिन N2 का वैल्यू क्या होगा हम लोग नहीं जानते, 3, 5, 6 से तो इन्फिनिटी तक जाता है। हमें अगर ये वैल्यू का मालूम हो जाए कि ये वैल्यू कहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया था वो मालूम हो जाए, तो हम अगला बता सकेंगे, है ना। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेमडा है कितना, 410.29 नैनोमीटर, इसके लिए N1 का वैल्यू तो कंफर्म है, कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि सीरीज कौन सा है, बामर है। लेकिन N2 का वैल्यू हमें नहीं मालूम, और यही वैल्यू हमें निकालने हैं, ठीक है। तो यहां से लगाओ फॉर्मूला, 1 बाय लेमडा इक्वल टू RH 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर Z स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 1 बाय लेमडा, लेमडा का वैल्यू देखो कितना है, 410.29 बराबर RH N1 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, और N2 का वैल्यू हमें चाहिए, और Z का वैल्यू 1, देखो हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तब यहां से आप सॉल्व करके आपको N2 का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, N2 का वैल्यू। हम लोग को 1 मिनट कैलकुलेशन करके बताते हैं कि N2 कितना आया है। N2 आएगा आपको 6, ठीक है। जब N2 आप कैलकुलेट करोगे ये सब, तो आपको N2 का वैल्यू आ जाएगा 6, कर लोगे कैलकुलेशन। अच्छा, यानी इसका मतलब ये वेवलेंथ जब आपको मिला तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, 6 से सेकेंड में आया, तब ये वेवलेंथ मिला। तब अगला वेवलेंथ के लिए यानी नेक्स्ट लाइन के लिए हम ऊपर लिख सकते हैं, तो हमें ये तो मालूम हो गया, यानी जब n का वैल्यू 6 है और n का वैल्यू 2 है, तब यहाँ से जंप किया तो यहाँ पे जो वेवलेंथ का वैल्यू आया कितना आया, 410.29 नैनोमीटर। तब अगला लाइन कहाँ मिलेगा, ये वाला, ये क्या होगा 7, यानी फॉर नेक्स्ट लाइन बोलो क्या होगा, N1 का वैल्यू 2 और N2 का वैल्यू 7, और रीडबार फार्मूला में रखिए और लेमडा का वैल्यू निकालिए। कर लोगे, मैं छोड़ रहा हूँ इसको यहीं पे, इसका कंप्लीट आपको करना है सब, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, एक होमवर्क देते हैं। ओके, चलो तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करेंगे।
और हमें बताएंगे क्या आंसर आया। ठीक है, चलिए तो ये था हाइड्रोजन। एक चीज़ और इसमें बच गया है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालेंगे और कहाँ से ट्रांजिशन होगा तो कितना निकलेगा, लाइंस की संख्या कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वो इसी से रिलेटेड होगा तो बताएंगे। एंड देन फिर ये हमारा बोर मॉडल यहीं पे फिर फिनिश हो जाएगा, इसका लिमिटिंग बता के खत्म हो जाएगा। एंड देन फिर हम लोग घुसेंगे डी ब्रॉगली, हिजेनबर्ग वगैरह में। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको फिर अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि उस तरह से कंडीशन नहीं बन रही है आपकी। मैंने आपको बताया है कि आपको जो होमवर्क दिया जाए उसका आंसर जरूर बताएं, क्योंकि वो एक जस्ट लाइक मैं अटेंडेंस के तौर पे चेक कर रहा हूँ कि आप लोग को कैसा चल रहा है, वो देखना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस दोनों का आंसर हमें आना चाहिए हर हाल में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।